तो रोहिंग्या मुसलमानों की चिंता भारत के मुसलमान कर रहे थे, उनको बसाने के लिए भाई बता रहे थे। और क्या चरित्र है, एक तरफ तो रोहिंग्या को बसाने के लिए इस देश पे दबाव बनाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट तो अति एक्सट्रीम महान है भाई। 2 रोहिंग्या मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि हमें नागरिकता दी जाए। वाह! जो हमारे देश के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहे, लेकिन महान हैं कश्मीर के लोग और मक्कार और मुनाफिक और एंटी हिंदू और एंटी इंडिया लोग, कि वो क्या कहते हैं कि आर्टिकल 35 है, भारत के किसी भी नागरिक को, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसको वहां जाने के बसने के लिए नागरिकता चाहिए, और उसके लिए जिहादियों की जो सरकार है वो तय करेगी। लेकिन आप उसी जम्मू कश्मीर में देखिए, 2008 से लेकर 2019 तक 98,000 बर्मा से भागे हुए रोहिंग्या मुसलमान कश्मीर में आ गए हैं। उनके पास आधार भी है, बिजली का कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, वो सब्सिडी भी ले रहे हैं। आप बताइए, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। आप कह रहे हैं कि अब इनको हम 80,000 करोड़ रुपया दे देंगे तो इनका दिल जीत रहे हैं। ये इनका दिल जीतते जीतते हमारा दिल छन्नी हो चुका है। और तो और, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, वहां की महान सरकार ने एक स्कीम निकाली कि जो आतंकवादी अपना हथियार रख देगा, पहले तो आतंकवाद करो कि तुम्हारे आतंकवाद से हम सत्ता में आते हैं, तुम्हारे आतंकवाद से दिल्ली डरती है, तुम्हें रोकने के लिए हम तुमको बिठा देते हैं, जब हम सत्ता में आते हैं तुम चुप रहो, जब हम सत्ता में से चले जाएं तो फिर शुरू हो जाओ। कह रहे हैं कि अगर आप हथियार रख देंगे तो 12 लाख रुपए की एक एफडी हर आतंकवादी को कराई जाएगी, ताकि वो अपना जीवन नॉर्मल जी सके। जिस राज्य का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में निल है और मेरे आपके टैक्स के पैसे से उनका खाना उठना बैठना चलता है, वो आतंकवादियों को मेरे टैक्स का पैसा दे रहा है, लेकिन देश चुप है इसके ऊपर। और आप कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। यह देश का पहला ऐसा राज्य है जो भारत की सेनाओं को पत्थरों से मार देता है। इस देश में बहुत सारे सूबे हैं, लेकिन हरियाणा एक राज्य है। उस राज्य का करीब करीब हर गांव ऐसा है जिसका बेटा फौज में होते हुए कश्मीर में मारा गया है। बात होती है कश्मीरियत में कि जब भी कश्मीर की बात होगी उसमें स्टेक होल्डर कौन होगा? उसमें स्टेक होल्डर बुरहान वानी होगा, मूसा होगा, हुर्रियत होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी होगी। तो भारत की आर्मी क्यों नहीं होगी उसमें? भारत की आर्मी के बगैर कश्मीर तय नहीं हो सकता। जब तक वो भी स्टेक होल्डर नहीं होगी, हम किसी को स्टेक होल्डर नहीं मानते। और भारत का हर वो आदमी जिसका टैक्स भारत की केंद्र सरकार लेती है और उन आतंकवादी सरकारों को देती है, उन एंटी इंडिया चलाने वालों को देती है। इसलिए कश्मीर के अंदर कोई भी फैसला होगा हमारी मर्जी के बगैर नहीं होगा। कोई 4 लोग जाएंगे और हुर्रियत के लोगों से दलाली करते हुए कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हम आपसे यहां से चले गए, और कोई अपना एजेंडा पूरा कर रहा होगा। इस एजेंडे को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को दिन के उजाले में उनके धर्म के नाम से, उनके बिलीफ के कारण आपने मारा, रेप किया, मर्डर किया, आपने निकाल दिया। उस वक्त देश का गृह मंत्री भारत का पहला मुसलमान लीडर था और उसी राज्य से था। किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, कोई हेडलाइन नहीं बनी, और हमने किसी पत्रकार को और किसी श्याम बेनेगल से लेकर के बंगाल से लेके वो तमाम अपर्णा सेन टाइप के बहुत सारे लोग निकल आए हैं जो अब रिडंडेंट हो चुके हैं। हमने नहीं पूछा कि इस देश में अगर पहली लिंचिंग हुई थी तो दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री की देखरेख के अंदर हुई थी और 3,500 सिखों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। वो थी असली मॉब लिंचिंग। लेकिन हमने सरकार को नहीं देखा, हमने पत्रकारों को नहीं देखा, हमने इंटेलेक्चुअल्स को नहीं देखा, हमने अवार्ड वापसी को नहीं देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखा, ये कहते हुए कि ये सबसे पहली मॉब लिंचिंग हुई है। और आप चुप रहे, आप बोले नहीं। उनका एक आदमी गलती से कहीं मर जाए तो पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, यूएनओ में सब जगह खबर फैल जाती है। इसीलिए कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को जब मारा गया तो कोई मॉब लिंचिंग का सवाल नहीं खड़ा किया किसी ने। इस देश में तो मॉब लिंचिंग के नाम पे क्या क्या हो चुका है, अब तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि पर्ची आ गई है मेरे पास। मैं जानता हूं हर प्रोग्राम की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन मैं मर्यादाओं को तोड़ने की वजह से जाना जाता हूं, इसीलिए बोलता रहता हूं। लेकिन आप यकीन माने, आप इस लेटर, ये जो लव लेटर लिखे जा रहे हैं,
प्रधानमंत्री को सिर्फ इतना ही फर्क हुआ है। इस बात को मैं बार बार एहसास कराना चाहता हूं। ये चमत्कार की दुनिया छोड़ दीजिए, अपने पे यकीन रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। और सिर्फ अगर आपने दिन के 1 घंटे भी अपने इतिहास को जान लिया तो आप चलते फिरते न्यूक्लियर बम हो जाएंगे। आपको ये देसी पिस्तल बना करके चौराहों पे मारने, पत्थरों से सर कुचल करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपनी ताकत का एहसास कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने राष्ट्र के लिए कीजिए, और जिन कारणों से आप 700 साल गुलाम रहे उनको दोबारा हावी मत होने दीजिएगा। बड़ी मुश्किल से किसी कारणों से कोई घटना घटती है और एक ऐसा समय आता है जब हजारों चीजें एक ही बार में समाप्त हो जाती हैं। कोई अगर मगर नहीं करता है, वो घड़ी आ गई है। इसको बनाए रखिए। आपकी मर्जी जिसकी होगी वो सत्ता पे बैठेगा, जो आपके साथ नहीं होगा वो सत्ता पे नहीं बैठेगा। अपने पे पूरा भरोसा रखिए, अपने इतिहास पे गौरव कीजिए, अपने पूर्वजों को समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए। जिस भगवान को पूजते हैं, जिस देवी को पूजते हैं, किसी भी रूप में पूजते हैं, जब वो देवी फरसा लेके खड़ी है, तलवार लेके खड़ी है, तो आप तो उसके बंदे हैं। आपके पास जेब में एक नेल कटर तो होना चाहिए। मैं फिर बताता हूं, आदर्शवाद ठीक है, लेकिन यह समाज आदर्श नहीं है। अगर इसी आदर्श के चलते सेना यह आदर्श इख्तियार कर ले बॉर्डर पे, आइए तो फिर बुलाएगी, आइए आइए आइए, हमारी गर्दन काट के ले जाइए, हम तो महान लोग हैं। आप भी इसी तरीके से अपने आदर्शवाद को जिंदा रखिए, लेकिन जिस हथियार से दुश्मन को मारा जा सकता है वो आपके पास भी होना चाहिए। मैंने किसी से आज तक एक बात नहीं कही, फिर वाजे करता हूं, दुनिया में लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जाती है, दुनिया में लड़ाई यहां से जीती जाती है। आप यहां से गुलाम हो गए थे, आपने मान लिया था कि हम ऐसे ही रहेंगे। एक मूवमेंट आया हिस्ट्री में, आपने सब उतार के फेंक दिया। अब सवाल यह हो गया है कि अब हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तभी हम हमला करेंगे। बालाकोट में यह करके आपने कहा अब हमारे ऊपर जो नहीं करेगा उसके ऊपर भी करेंगे। आप लोगों ने मेरी बातचीत को सुना, इतने धैर्य के साथ सुना। काश अगर ये पर्ची नहीं आती तो मैं शायद चुप नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर भी 30-32 साल का गुस्सा है और अपनी आंखों के सामने एक ऐसी महान संस्कृति को जिसमें विवेकानंद जी पैदा हुए हों। और सोचिए कि बंगाल से एक आदमी चल के यहां भी आता है, अलवर भी जाता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे महान लोगों के बारे में पढ़ना छोड़ दिया और बौनों के बारे में पढ़ रहे हैं। लिहाजा जो पढ़ रहे हैं वही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। आज यहां जो भी युवा बैठा हो, और तमाम बुजुर्गों से मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, मैं बात खत्म कर देता हूं। आज के युवा पे पूरा यकीन रखिए, पूरा यकीन रखिए। सिर्फ उसको अपने बड़े होने और अपने बहुत विद्वान होने का बार बार एहसास मत कराइए। जो माएं यहां बैठी हुई हैं वो अपनी बेटियों से दोस्ती करें। जो बाप यहां बैठे हैं वो अपने लड़के के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करें और उसको सही बात बता दें। ये पूरा मूवमेंट जो देश में चल रहा है कि लोग 20 साल का लड़का 64 साल के आदमी को अपना दोस्त मान रहा है और 66 साल के जवान को रिजेक्ट कर रहा है, इसका कोई कारण होगा। इसलिए उससे बात करिए, उसकी जबान में करिए, उतनी ही करिए। बहुत लंबे लंबे पुराणों की बात करने की जरूरत नहीं है। उसका फर्स्ट स्टेज है। उस युवा से ज्यादा कोई राष्ट्रवादी नहीं है आज की डेट में। सिर्फ उसके साथ में आपका बिहेवियर बड़े छोटे का नहीं होना चाहिए। उस बच्ची के साथ में जो
बड़ी हो रही है, उसमें भी बहुत से बदलाव आ रहे हैं, वो भी समाज में है, उससे बात तो करिए, उसके दिल की बात तो जानिए। आप नहीं जानेंगे, कोई मिसगाइड करके उसकी बल की बात जान लेगा, फिर उसको एक्सप्लॉइट करेगा। अपने मन की बात जानिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देश में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 44,877 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 1,17,591 लोग ठीक हुए हैं और 684 लोगों की मौत हुई है। अभी देश में 5,37,045 लोग एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 5,08,665 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 3.17% पहुंच गई है। देश में शनिवार को कोरोना के 50,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 804 लोगों की मौत हुई थी। वहीं शुक्रवार को देश में कोरोना से 657 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। शनिवार को जारी हुए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में 1,36,962 लोग ठीक भी हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो देश में कोरोना के नए मामले लगातार कम होते आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के शनिवार को 920 मामले मिले थे, जबकि इस दौरान 13 मरीजों की मौत हुई थी। कोरोना संक्रमण दर दिल्ली में 1.68% हो गई है। राजधानी में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 4,331 है। 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई। कोरोना से मौत का आंकड़ा 26,060 हो गया है। होम आइसोलेशन में 2,805 मरीज दिल्ली में हैं। सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.23% है। 24 घंटे में 1,388 मरीज डिस्चार्ज हुए और कुल आंकड़ा 18,20,125 तक पहुंच गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।